जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पिछले 1500 सालों में दो व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। मैंने और मेरे शिष्यों ने हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। और ये कार्य आज है 9 अक्टूबर 2022, आज भी दिन रविवार का है, और अगले रविवार से हम ये हस्ताक्षर अभियान 16 अक्टूबर 2022 ये हस्ताक्षर अभियान शिव शक्ति धाम दापना से आरंभ हो जाएगा। बहुत बड़ा अर्थतंत्र है जो केवल दूसरों को लूटने, कत्ल करने और उनकी औरतों को बेचने से धन कमाता है, नशे से धन कमाता है और दुनिया को बर्बाद करने में लगाता है। मोहम्मद ने ये तंत्र शुरू किया और गांधी ने इस तंत्र की रक्षा की। तांडव करने की कोशिश किया तो आपकी एक मदरसा और एक भी मस्जिद नहीं बचेगा। करोड़ों लोग इस देश के जिहादी लोग मान जाओ, नहीं तो हमें ठीक करना आपको आता है। जो लोग इस देश में रहने के बाद भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, अरे केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका एक मंत्री इस तरह का बयान देता है। आपको तो रिजाइन करना चाहिए। अगर आपने नहीं माना तो आपके घर में घुसने का भी हम ताकत रखते हैं। पहले गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन होने हैं, इसीलिए अभी गुजरात और हिमाचल के लिए जहर बोया जा रहा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। दोस्तों, बीजेपी का एक सांसद मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकॉट यानी आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहा है। बीजेपी की सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेता मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहा है, लेकिन एनआईए, दिल्ली पुलिस, मुल्क की होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मोहन भागवत अपने पंटरों के नफरती तमाशे पर खामोश हैं। वैसे जर्मनी को बर्बाद करने वाली हिटलर शाही की शुरुआत यहूदियों के आर्थिक बहिष्कार के नारों से ही हुई थी। खैर, दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने लोगों को शपथ दिलवाई कि वो मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकॉट करेंगे। भारत की कैपिटल में विश्व हिंदू परिषद के मंच से साधु संतों ने लोगों को खुलेआम कानून हाथ में लेने के लिए उकसाया। महंत नवल किशोर दास ने कहा कि चाकू की लड़ाई बातों से नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को स्क्रिप्चर्स और वेपन्स यानी शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेना होगा। आचार्य योगेश्वर ने कहा कि जहां भी देखो, अगर ऐसे मलेच्छ हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे हिंदू परिवार के भाइयों को, बहनों को अगर कहीं भी उंगली दिखाएं तो उनकी उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो। आचार्य योगेश्वर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उनका गला भी काटने से पीछे मत हटो। पर इन सब के बावजूद इन लोगों के खिलाफ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इन बयानों को सुनकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत काफी गदगद हो गए होंगे। प्रधानमंत्री और उनकी बीजेपी की फौज का सीना भी फूलकर कुप्पा हो चुका होगा। आखिर क्यों ना हो, बीजेपी का एक सांसद सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाकर शोहरत की बुलंदी पर जो है, हर तरफ उसका वीडियो वायरल है। पुलिस अमित शाह की है, कुछ नहीं करेगी। वैसे इन्हें जल्दी सरकार का हिस्सा बना देना चाहिए। टेनी जैसे होम मिनिस्टर टाइप का कोई पद ठीक रहेगा ताकि आराम से ये दंगे करवा सकें। नरेंद्र मोदी दूर बने मन से विकास को लेकर चाहे जितने जुमले फेंक लें, लेकिन माननीयों को तो जमीन पर जहरी उगलना है, क्योंकि इसके सिवा उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शुरू में कहा था
कि अभी गुजरात और हिमाचल में जहर बोया जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। दरअसल दिल्ली की छाती पर कल जब प्रवेश वर्मा जहर बो रहे थे तो इसकी फसल गुजरात में कटने को तैयार हो रही थी। बीजेपी और संघ का जहर फिलहाल दिल्ली से गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है केजरीवाल के सहारे, क्योंकि केजरीवाल की दुश्मनी कांग्रेस से है, बीजेपी और संघ से नहीं। आंदोलन से निकले तमाम चेहरे आज की मौजूदा गंदगी भरे सियासी तमाशे में खुद को एडजस्ट कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ये 21वीं सेंचुरी का सियासी तमाशा है, जहां अब यहां सत्ता में बैठा दल खुद ही अपना ऑपोजिशन चुनता है और सत्ता में बीजेपी है, जिसने इस वक्त आम आदमी पार्टी को अपना ऑपोजिशन चुन लिया है। इसी सियासी तमाशे के चलते आप देख रहे हैं कि टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया में इस वक्त 4 सांसदों की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खूब कवरेज दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को अभी तक नेशनल पार्टी का दर्जा तक नहीं मिला है, लेकिन मीडिया उस पर पूरी तरह से मेहरबान है, क्योंकि नूरा कुश्ती के लिए गुजरात का मैदान तैयार हो चुका है। दरअसल दोस्तों, नूरा कुश्ती ऐसी कुश्ती को कहा जाता है जो आपस में मिलकर लड़ी जाती है। इस कुश्ती में दोनों पहलवान आपस में पहले से ही तय कर लेते हैं कि एक दूसरे को चित नहीं करेंगे। अखाड़े में दोनों पहलवानों की तरफ से खूब दांव पेच और जोर जोश दिखाया जाता है। पब्लिक सांसें रोककर ये खेल देखती है और खूब तालियां बजाती है। वहां मौजूद जनता को लगता है कि पहले वाला पहलवान इस दांव में तो चित हो ही जाएगा, पर दूसरा पहलवान नजर बचाकर पकड़ ढीली कर देता है। ठीक ऐसा ही तमाशा भारत की सियासत में इस वक्त चल रहा है और यह नूरा कुश्ती का खेल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है। अवाम सांसें रोककर ये खेल देख रही है। उन्हें लग रहा है कि केजरीवाल अब आया लपेट में, बस अब वो चित हुआ, लेकिन बीजेपी नजर बचाकर अपनी पकड़ कमजोर कर देती है, क्योंकि अंदर खाने में केजरीवाल ने खुद को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्टमेंट का लेवल देखिए दोस्तों। केजरीवाल अगर मोदी के खिलाफ भी बोले तो उसे अपने रेगुलर प्रोग्राम रोककर गोदी टीवी चैनल वाले दिखाने में लग जाते हैं। यह सियासी एडजस्टमेंट पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि कम से कम आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी को ऐसे ही कवरेज दिया जाए। इस सियासी तमाशे को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि पिछले दिनों गुजरात चुनाव को लेकर एक सर्वे आया था, जिसमें विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों का वोट शेयर क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया गया था। इस पोल में बताया गया है कि बीजेपी को 47% शेयर मिल रहा है, कांग्रेस के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सीधे 17% वोट हासिल करते बताया गया है। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 41.4% वोट मिले थे। दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी चुनाव में बहुत अहम रोल निभाती है और बीजेपी गुजरात में पिछले 2.5 दशक से सत्ता में है। 2017 में अगर बीजेपी को 49% वोट मिले हैं तो उसे इस बार 2022 में तगड़ा नुकसान होगा। ये बीजेपी के आला कमान बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इन वोटों का छिटक जाना नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो इन छिटके हुए वोटों के डायरेक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। बीजेपी ने डिसाइड कर लिया है कि ये वोट भले ही उनको ना मिले, लेकिन वो वोट कांग्रेस को भी ना मिले। अगर ये वोट आम आदमी पार्टी को जाता है तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी और वोटों के इस तरीके से बढ़ जाने से ही बीजेपी को सत्ता में दोबारा वापसी मिलना मुमकिन है। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी चैनलों को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि गुजरात में कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही है, वो बिल्कुल नाकारा है, जबकि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। बीजेपी वोटरों के मन में यह परसेप्शन आने वाले एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लिए भी क्रिएट करना चाहती है। इस पूरे सियासी तमाशे को आप जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि भारत गहरे इकोनॉमिकल क्राइसिस में है और नीरज जी यही नूरा कुश्ती के सहारे चैन की बंसी बजाए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीने से रुपए की वैल्यू बहुत तेजी के साथ घटी है और ये अपने आप में खतरनाक बनता जा रहा है। 9 महीने पहले 8 जनवरी को $1 की कीमत 74 रुपए के आसपास थी। फिर 8 अक्टूबर को ये 83 रुपए के आसपास है।
रुपए की वैल्यू 9 महीने में सीधे 9 रुपए घट गई है। इतनी तेजी के साथ कभी रुपए की वैल्यू डाउन नहीं हुई थी। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी का एक सांसद मुसलमानों के इकोनॉमिक बायकॉट यानी आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहा है और बीजेपी की सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेता मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहा है। खैर, अब एक और फैक्ट पर नजर डालिए। अक्टूबर 2021 में देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर था, जबकि कल खबर आई है कि 30 सितंबर 2022 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.854 अरब डॉलर घटकर 532.664 अरब डॉलर रह गया है। सोचिए, अगर एक साल में 113 अरब डॉलर घटा है और पिछले 8 हफ्ते में यह रफ्तार और तेज हुई है, तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार के अच्छे खासे तादाद में होना हर मुल्क के लिए बेहद अहम है और इसे मुल्क की हेल्थ का मीटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे पहला मकसद यह एश्योर करना होता है कि अगर रुपया तेजी से नीचे गिरता है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैकअप फंड मौजूद हो। इसमें विदेशी करेंसीज, गोल्ड रिजर्व, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह आते हैं और इन्हें सेंट्रल बैंक या दूसरे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन संभालते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी की सबसे बड़ी वजह फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए में गिरावट है। एफसीए कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा और मेन हिस्सा होता है, जो 30 सितंबर को 4.406 अरब डॉलर घटकर 472.807 अरब डॉलर ही रह गया है। और अहम बात यह है कि इसी के साथ भारत का गोल्ड रिजर्व भी घट रहा है। इस हफ्ते देश के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 45.8 करोड़ डॉलर घटकर 38.186 अरब डॉलर पर आ गई है। जाहिर सी बात है कि रुपया गिरने के चलते इंपोर्ट महंगा हो रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इंपोर्ट बिल ज्यादा हो गया है और चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच जहर बोने वाले सियासी तमाशे के चलते विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत से जा रहा है, यानी मुल्क हर तरफ से पिट रहा है और इस मुल्क की आवाम मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बयानबाजी में बिजी है। सत्ता में बैठा सियासी दल पब्लिक को नूरा कुश्ती के जरिए बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है और नीरो साहब चैन की बंसी बजाए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।